जय हिंद दोस्तों, मैं कपिल सोनी आपका स्वागत करता हूं एजुकेटर पर। हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स, जो यूपीएससी और यूपीएससी के साथ ही बहुत सारे एग्जाम जैसे एमपीपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, एसएससी आदि के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स। तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हमने पिछली क्लास में देखा था बार्टर सिस्टम के बारे में। क्या है बार्टर सिस्टम क्या होता है? फिर बार्टर सिस्टम के बाद हमने देखा था मनी। क्या है मनी क्या होता है और मनी के प्रकार कौन कौन से हैं? मनी के प्रकार में हमने देखा था सबसे पहले कमोडिटी मनी यानी वस्तु मुद्रा। वस्तु मुद्रा के बाद हमने देखा था मेटालिक मनी यानी धातु मुद्रा। फिर हमने उसके बाद देखा था पेपर मनी। पेपर मनी हमने दो टाइप प्रकार के मनी देखी थी, एक तो होता है फिएट मनी और देखा था हमने लीगल टेंडर। जो फिएट मनी होती है, फिएट मनी की हमने चर्चा की थी कि इसके फिएट मनी होने की दो शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है? इसकी पहली शर्त है कि वह कोई फिजिकल करेंसी या फिर कॉइन या नोट या फिर वर्चुअल या डिजिटल रूप में होना चाहिए। मतलब क्या है? ये कोई फिजिकल कॉइन या नोट, ये कोई फिजिकल कॉइन या नोट या फिर कोई वर्चुअल करेंसी या डिजिटल करेंसी के रूप में होना चाहिए। और दूसरी बात, इसको किसी राजा रानी या फिर किसी सेंट्रल बैंक से, वहाँ के सेंट्रल बैंक से इसको मान्यता मिलनी होनी चाहिए। मतलब क्या है? इसको किसी राजा रानी या फिर वहाँ की गवर्नमेंट या किसी सेंट्रल बैंक से इसको मान्यता मिलनी होनी चाहिए। तो क्या होता है? यह होता है फिएट मनी। पर दूसरा हमने चर्चा की थी एक लीगल टेंडर। क्या? लीगल टेंडर। जो लीगल टेंडर आखिर क्या होता है? तो लीगल टेंडर होने की दो शर्तें हैं। लीगल टेंडर होने की दो शर्तें कौन कौन सी हैं? सबसे पहले वो क्या होना चाहिए? वो फिएट मनी होना चाहिए। और दूसरी शर्त इसकी क्या है कि सामने वाला पार्टी इसको लेने से मना नहीं कर सकता। मतलब क्या है? ये लीगली ऑल वैलिड होना चाहिए, ऑल नोट लीगली वैलिड होना चाहिए पूरे कंट्री में। जैसे ये क्या हो? लीगली वैलिड हो, यानी ये क्या हो? लीगली वैलिड हो, मतलब पूरे देश में इसको कहीं भी लेने से मना नहीं कर सकता है। मतलब सामने वाला इसको लेने से मना नहीं कर सकता। मतलब क्या है? मना नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपने मान लो 100 रुपये उधार लिए, ठीक है, अगर आपने 100 रुपये किसी से उधार लिए और आप उसको अगर पैसे चुकाने जाओ, या फिर आपने 100 रुपये के उधार लिए थे, आपने 100 रुपये का एक नोट दे दिया या फिर 10 रुपये के आपने इसको 10 नोट दे दिए, तो सामने वाला पार्टी इसको लेने से मना नहीं कर सकता है। ये क्या है? ये है लीगल टेंडर। मतलब क्या है? लीगली वैलिड होता है पूरे देश में। तो ये क्या होता है? ये होता है लीगल टेंडर। तो लीगल टेंडर हमने यहाँ तक क्लास पढ़ी थी। फिर हमने देख रहे हैं एक चीज़ जैसे लीगल टेंडर। तो लीगल टेंडर के भी दो प्रकार होते हैं। ये क्या है? दो शर्तें हैं, मतलब एक साथ साथ पालन होना चाहिए। तो आते हैं लीगल टेंडर। लीगल टेंडर के दो प्रकार होते हैं। सबसे पहले होते हैं लीगल टेंडर की दो प्रकार, जैसे एक होता है लिमिटेड लीगल टेंडर और दूसरा होता है अनलिमिटेड लीगल टेंडर। तो ये हम देखते हैं आखिर ये क्या होते हैं। जैसे एक बार हमने देखा लीगल टेंडर। तो लीगल टेंडर के यहाँ पर दो प्रकार हैं। सबसे पहले प्रकार क्या है? लिमिटेड लीगल टेंडर। और दूसरा प्रकार क्या है? अनलिमिटेड लीगल टेंडर। क्या? अनलिमिटेड लीगल टेंडर। ठीक है, अनलिमिटेड लीगल टेंडर। ठीक है, सॉरी, अनलिमिटेड लीगल टेंडर। ठीक है, जो अनलिमिटेड लीगल टेंडर, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे यहाँ पे देखें लिमिटेड लीगल टेंडर, इसका मतलब है सीमित वैधानिक निविदा। मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक निश्चित मात्रा के बाद सामने वाला पार्टी इसको लेने से मना कर सकता है। मतलब क्या है? एक लिमिट के बाद सामने वाला पार्टी इसको लेने से मना कर सकता है। जैसे कॉइनेज एक्ट में लिखा है, कॉइनेज एक्ट
2011 के अनुसार, कॉइनेज एक्ट 2011 के अनुसार ये है कि अगर आप 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, मतलब 1 रुपये से ज़्यादा आप कोई भी अगर सिक्के ले जाओ तो आप केवल कॉइन में 1000 रुपये तक ही हम कॉइन में उसको पैसे दे सकते हैं। मतलब हम पेमेंट कर सकते हैं केवल 1000 रुपये तक। अगर हम 1 रुपये से लेकर कोई भी उससे बड़ा कोई भी अगर सिक्का ले जाएं तो हम केवल 1000 रुपये तक ही पेमेंट कर सकते हैं। अगर हमने 1000 रुपये से ज़्यादा पेमेंट किया सिक्के के रूप में, कॉइन के रूप में, अगर हमने 1000 रुपये से ज़्यादा पेमेंट किया तो वो सामने वाला पार्टी या फिर दुकानदार उसको लेने से मना कर सकता है। क्या कर सकता है? मना कर सकता है। और दूसरी बात क्या है, अगर मान लो 50 पैसे का अगर हमने किसी का सिक्का दिया, 50 पैसे का सिक्का दिया, तो हम केवल 50 × 20 यानी 10 रुपये तक ही हम किसी को पे कर सकते हैं। 10 रुपये तक ही हम किसी को पेमेंट कर सकते हैं। और फिर तीसरी बात क्या है? तीसरी बात यह है कि 50 पैसे से जो नीचे सिक्के हैं, 50 पैसे से जो छोटे सिक्के हैं, वो क्या है 2011 से इसको सरकार ने बंद कर दिया। 2011 से RBI ने इसको बंद कर दिया। तो हमने देखा है लिमिटेड लीगल टेंडर। अब एक होता है अनलिमिटेड लीगल टेंडर। इसका मतलब क्या है? असीमित वैधानिक निविदा। मतलब क्या है? जैसे RBI एक्ट 1934, RBI एक्ट 1934 के सेक्शन 26 में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि एवरी बैंक नोट इज ए लीगल टेंडर। मतलब हर बैंक नोट लीगल टेंडर है। हर बैंक नोट लीगल टेंडर है। और हम सामने वाले को किसी भी अमाउंट में पे कर सकते हैं। सामने वाला पार्टी इसको लेने से मना नहीं कर सकता है। मतलब क्या है? हम असीमित मात्रा में हम पेमेंट कर सकते हैं नोट के रूप में या फिर कैश के रूप में, और सामने वाला पार्टी इसको लेने से मना नहीं कर सकता है। लेकिन जो फाइनेंस एक्ट 2017 के अनुसार, एक फाइनेंस एक्ट है 2017, फाइनेंस एक्ट 2017 के अनुसार, फाइनेंस एक्ट 2017 के अनुसार हम केवल 2 लाख रुपए तक ही 2 लाख रुपए तक ही कैश पेमेंट कर सकते हैं। 2 लाख तक कैश पेमेंट कर सकते हैं। अगर हमको इससे ज़्यादा अगर पेमेंट करना है तो हमको उसको चेक या डिमांड ड्राफ्ट या फिर नेफ्ट RTGS किसी से भी हम पे कर सकते हैं। लेकिन हम केवल 2 लाख रुपए तक ही पे करेंगे कैश में। इससे अगर हमको ज़्यादा चेक पे करना है तो हमको नेफ्ट या RTGS या फिर चेक या डिमांड ड्राफ्ट, जैसे हमको चेक, डिमांड ड्राफ्ट या फिर नेफ्ट या फिर हम किसी भी माध्यम से, बैंक के माध्यम से इसको पे कर सकते हैं। तो हमने देखा लिमिटेड लीगल टेंडर और अनलिमिटेड लीगल टेंडर। तो हमने यहाँ पर 2 चीज़ें देखी हैं। ये क्या है? 2 टाइप हैं लीगल टेंडर के। अब एक वर्ड आता है, हमने देखा लीगल टेंडर। इसके बाद एक वर्ड आता है क्या? जैसे बैंक के नोट में, हर बैंक के नोट में लिखा रहता है कि मैं धारक को 2000 रुपये सेंड करने का, पे करने का वचन देता हूँ। मैं धारक को 2000 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, या फिर मैं धारक को 1000 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। इसका मतलब क्या है? आइए हम देखते हैं। जैसे मान लो कोई बैंक नोट है। अगर मान लो कोई बैंक नोट है, ठीक है, ये एक मान लो नोट है। हमने पीछे की तरफ देखा, यहाँ पे गांधी जी बने हैं और यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे कुछ लिखा है, मैं धारक को, जैसे लिखा होता है, मैं धारक को 100 रुपये, 1000 रुपये या फिर 200 रुपये, यहाँ पे जितने का भी नोट होगा, मान लो ये 2000 रुपये का नोट है, ठीक है, मान लो 2000 रुपये का नोट है, तो ये लिखा रहता है मैं धारक को 2000 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम बैंक में जाएंगे 2000 रुपये का नोट लेकर, तो बैंक हमें क्या कर सकता है? 2000 रुपये का नोट लेके जाएंगे तो बैंक हमको वापस कर सकता है 100 रुपये के 20 नोट, या फिर 100 रुपये के 20 नोट जमा हमें वापस कर सकता है, या फिर
10 रुपए के 200 नोट हमको वापस कर सकता है, या फिर 500 रुपए के 4 नोट हमको वापस कर सकता है। मतलब इक्वल अमाउंट क्या होगा, इक्वल अमाउंट 2000 ही होगा। यहाँ पर इक्वल अमाउंट 2000 रुपये होगा और यहाँ पर भी इक्वल अमाउंट क्या 2000 रुपये होगा। तो मतलब ये बोलता है कि आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर द सम ऑफ 2000 रुपीज़, द सम ऑफ 2000 रुपीज़। मतलब क्या है, कुल योग 2000 रुपये ही होगा, कुल योग क्या होगा 2000 रुपये ही होगा। तो ये हमने देखा, मैं धारक को 2000 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमको कुल मिलाकर 2000 रुपये ही वापस मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हमको 2000 रुपये से कुछ ज़्यादा मिले या कम मिले। ठीक है, तो हमने यहाँ तक देखा। जैसे एक वर्ड और है मनी ऐप। आपने देखा होगा जैसे बहुत सारे लोग ब्लाइंड पीपल होते हैं या फिर अंधे लोग होते हैं, तो अंधे लोग के जैसे जो अंधे लोग हैं जो देख नहीं सकते, जो अंधे लोग हैं जो देख नहीं सकते, यानी जो ब्लाइंड पीपल हैं, उन लोगों को पहचानने के लिए आरबीआई ने सितंबर 2020 में एक ऐप लॉन्च किया। उसका नाम क्या है, मनी ऐप। ठीक है, और ये मनी ऐप है, ये क्या है, ये नोट को पहचानता है। जैसे मान लो अगर ये कोई नोट है, ठीक है, अगर मान लो ये 2000 रुपये का नोट है, ठीक है, तो क्या होगा, हम क्या करेंगे, इस ऐप मोबाइल से इसकी फ़ोटो खींचेंगे, स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद हम इस ऐप में डालेंगे। जैसे ऐप में हम उसको फ़ोटो को ऐड करेंगे तो क्या होगा, उसमें से आवाज़ आएगी और बता देगा ये 2000 रुपये का नोट है। अगर मान लो 10 रुपये का नोट है तो हम उसकी फ़ोटो खींचेंगे और उसके बाद ऐप में जैसे अपलोड करेंगे तो बता देगा ये 10 रुपये का नोट है। मतलब आवाज़ के द्वारा हमको पता चल जाएगा कि ये क्या है, कितने रुपये का नोट है। ये क्या अंधे लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल ऐप है। ये क्या है, मनी ऐप। इसको किसने डिज़ाइन किया, इसको बनाया है डैफोडिल कंपनी ने। इसको किसने बनाया, डैफोडिल कंपनी ने। ठीक है, किसने बनाया, डैफोडिल कंपनी ने इसको बनाया। अब एक वर्ड आता है क्या, डीमोनेटाइजेशन। आपने बहुत अच्छे से जानते होंगे डीमोनेटाइजेशन क्या होता है या फिर कब हुआ था। जैसे हम देख रहे हैं इसको आप नोट कर लीजिए। जैसे एक वर्ड है डीमोनेटाइजेशन। आखिर ये क्या होता है डीमोनेटाइजेशन, लगे यहाँ एक और जानकारी बता दे रहे हैं कि जो नोट लिखा रहता है हर बैंक नोट में 17 भाषा में वो लिखी रहती हैं। हर बैंक नोट में 17 लैंग्वेज में लिखा रहता है। जैसे आप देख रहे होंगे कोई भी अगर नोट है तो नोट में 17 भाषाओं का यूज हुआ है। नोट में कितनी 17 लैंग्वेज का यूज हुआ है, यानी 17 भाषा का यहाँ पर यूज हुआ है। कोई भी अगर नोट देख लें तो आप देखेंगे तो 2 आगे 15 पीछे, मतलब 15 अलग अलग प्रकार की भाषाओं में वहाँ पर बैंक में वहाँ पर नोट में लिखा रहता है। ठीक है, तो हमने ये देखा नोट में। और हमने एक चीज़, जैसे मान लो नोट है, ठीक है, नोट में अलग अलग भाषा में लिखा है 10,000 रुपये, जैसे 2000 रुपये, 2000 रुपये, 2000 रुपये, 2000 रुपये, मतलब क्या है 17 भाषा में लिखा रहता है। तो हमने देखा बैंक नोट का बारे में। अब एक बात आता है क्या, डीमोनेटाइजेशन। अब डीमोनेटाइजेशन क्या है आइए हम समझते हैं। जैसे आप लोग खुद देख चुके हैं कि डीमोनेटाइजेशन, आइए हम देखते हैं। जैसे क्या, डीमोनेटाइजेशन, ठीक है, डीमोनेटाइजेशन आखिर ये क्या है आइए हम देखते हैं। जैसे ऐसा नहीं है कि डीमोनेटाइजेशन सबसे पहली बार हुआ था। इसको अभी हाल फिलहाल में अगर देखा जाए हमारी नज़र में तो ये 8 नवंबर 2016 को मोदी जी आए और बोला कि मित्रों आज रात 12 बजे के बाद 500 रुपये और 1000 के नोट बंद हो जाएंगे। ठीक है, आज रात 12 बजे 500 रुपये और 1000 रुपये के नोट बंद हो जाएंगे। आप इसको बैंक में जमा कर सकते हैं और इसके बदले आपको नए नोट मिलेंगे, या फिर आपको 100 रुपये के, मतलब किसी भी प्रकार से आपको नोट मिल सकते हैं। 100 रुपये के या फिर 2000 रुपये के, 50 रुपये के, जैसे आपको नोट मिल सकते हैं। लेकिन 8 नवंबर 2016 के बाद, 8 नवंबर 2016 की रात से
500 रुपये के, 500 रुपये के और 1000 रुपये के नोट बंद हो गए, नोट बंद हो गए, रुपए के नोट बंद हो गए, ठीक है, बंद। इसका मतलब क्या हुआ, डिमोनेटाइजेशन का मतलब हुआ कि मुद्रा चलन में से, इसको हम यहाँ लिख ले रहे हैं डिमोनेटाइजेशन, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मुद्रा चलन में से, मुद्रा चलन में से, चलन में से कुछ खास में किस्म के नोट को बंद करने की प्रक्रिया, कुछ खास किस्म के नोट को बंद करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम, डिमोनेटाइजेशन बोलते हैं। नोट को बंद करने की प्रक्रिया, किसके, नोट बंद कर देने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, डिमोनेटाइजेशन बोलते हैं। ऐसा नहीं कि सबसे पहली बार अभी हुआ था, इसके पहले भी डिमोनेटाइजेशन हो चुका है, जैसे 1946 में हो चुका है और 1978 में हो चुका है। मतलब 2 बार डिमोनेटाइजेशन हो चुका है, सबसे पहले 1946 में और 1978 में, 1946 और 1978 में ये डिमोनेटाइजेशन हो चुका है। उसके बाद तीसरी बार हुआ था 8 नवंबर 2016 को। जैसे यूपीएससी में क्वेश्चन भी आ सकता है कि डिमोनेटाइजेशन सबसे पहले 2016 में हुआ था, नहीं, सबसे पहले 2016 में नहीं हुआ था, ये तीसरी बार हुआ था। इसके पहले 1946 में, 1978 में हो चुका है, ठीक है। तो हमने देखा डिमोनेटाइजेशन, इससे ज़्यादा हमको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर हम देख रहे हैं क्या, एक वर्ड आता है क्या, रीडिनोमिनेशन। जैसे एक वर्ड आता है क्या, रीडिनोमिनेशन। आखिर ये क्या होता है हम देखते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। जैसे एक वर्ड है रीडिनोमिनेशन। रीडिनोमिनेशन क्या है, इसके पहले हमको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, महंगाई। महंगाई क्या है, आइए हम देखते हैं। महंगाई, महंगाई यानी इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन आखिर क्या होता है, आइए हम देखते हैं। जैसे किसी समय अंतराल में, किसी समय अंतराल में किसी वस्तु या सेवा का जनरली उसका प्राइस बढ़ जाना क्या होता है, महंगाई होती है। मतलब किसी समय अंतराल में, किसी समय अंतराल में, समय अंतराल में, किसी समय अंतराल में किसी वस्तु या सेवा का मूल्य बढ़ जाना, प्राइस बढ़ जाना क्या होता है, महंगाई होती है। जैसे हम अगर बोलें कि समय अंतराल में मूल्य बढ़ जाना, ठीक है, किसी वस्तु या सेवा का मूल्य बढ़ जाना, ये क्या होता है, ये होती है महंगाई। जैसे मान लो एक पेन है, ठीक है, ये मान लो पेन है, आज कितना है, 100 रुपये का है, ठीक है, आज मान लो 100 रुपये का है। हम अगर अगले साल अगर नोट करेंगे तो हो सकता है ये पेन 150 रुपये का हो गए। मतलब महंगाई कितनी बढ़ गई है, 50 रुपये की महंगाई बढ़ गई है। मतलब क्या है, किस समय अंतराल में, जैसे हमने बोला कि अगले साल, मतलब 1 साल बाद, हो सकता है 2 साल बाद ये 200 रुपये का हो जाए। मतलब महंगाई बढ़ गई है, कितनी, 100 गुना या फिर 100 गुना बढ़ गई है। मतलब 100 रुपये का पेन अब 200 रुपये का हो गया, मतलब महंगाई 100 गुना बढ़ गई है। तो हमने ये देखा किसी समय अंतराल में, किसी समय अंतराल में 100 गुना नहीं, मतलब दोगुनी हो गई है। कुल मिला के हमने देखा 100 रुपये का मूल्य, 100 रुपये का पेन 200 रुपये का हो गया। मतलब क्या है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो हमने देखा महंगाई। अब एक बात आता है क्या, रीडिनोमिनेशन। तो हम ये रीडिनोमिनेशन आकर देख रहे हैं, आगे ये क्या है, आइए हम देखते हैं। जैसे महंगाई 100% बढ़ गई है, मतलब क्या है कि 100 रुपये का पेन अब 200 रुपये का हो गया। तो क्या हुआ, महंगाई 100% बढ़ गई है। अब जैसे एक बार आता है क्या, रीडिनोमिनेशन। तो रीडिनोमिनेशन आखिर क्या होता है, जैसे हम देखते हैं क्या, रीडिनोमिनेशन। आखिर रीडिनोमिनेशन आखिर क्या होता है, जैसे इसका मतलब होता है ड्रॉप जीरो, ड्रॉप जीरो और नेम चेंज, चेंज नेम, चेंज नेम। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि किसी मुद्रा में से उसके कुछ शून्य को हटा दिया जाए और नाम चेंज कर दिया जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, रीडिनोमिनेशन। जैसे जो ईरान है, ठीक है, ईरान में क्या हुआ था, ईरान में क्या हुआ था कि यहाँ पर एक मुद्रा, ईरान की एक मुद्रा है ईरानियन, ईरान की एक मुद्रा है ईरानियन रियाल, ईरान की एक मुद्रा है ईरानियन रियाल, ठीक है, ईरानियन
ईरानियन रियाल। ठीक है, ईरानियन रियाल। ठीक है, यहाँ पर इतनी महंगाई हो गई थी, इतनी महंगाई हो गई थी कि क्या बताएं। जैसे मान लो एक आपको एक किताब खरीदनी है, जैसे मान लो एक मार्कर हो गया, ये एग्जांपल इसी को देख ले रहे पेन को। जैसे मान लो ये पेन है, पेन मान लो क्या है, ये 10,000 रुपये का है, 10,000 नहीं 1,00,000 रुपये का है। ठीक है, सोचो इतना महंगा पेन, 1,00,000 रुपये का, इतना महंगा पेन 1,00,000 रुपये का। आपको ये खरीदने जाना है मार्केट में, तो आप 1,00,000 रुपये लेके जाएंगे और आपको पेन खरीदने के लिए, एक इतना सा पेन खरीदने के लिए आपको 1,00,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। अगर आप जैसे ही मान लो बोर्ड है, तो बोर्ड खरीदने के लिए आपको मान लो 50 लाख, 50 लाख यानी 50 लाख रुपए आपको पे करने पड़ेंगे, तब आपको ये बोर्ड मिलेगा। तो फिर क्या हुआ, वहाँ पे इतनी महंगाई हुई थी, इतनी महंगाई हुई थी। ऐसे आपको अगर कुछ अंडे खरीदना है, अंडे खरीदने के लिए आपको लाखों रुपए पे करना पड़ते थे, अंडे खरीदने के लिए आपको लाखों रुपए पे करना पड़ते थे, मतलब इतनी महंगाई हो गई थी। तो फिर ईरान की सरकार ने बोला कि नहीं, हम एक काम करते हैं, हम रीडिनोमिनेशन करते हैं, मतलब हम उसमें से मुद्रा में से कुछ जीरो को घटा देंगे और नाम चेंज कर देंगे। जैसे क्या हुआ, इसमें से एक ईरानियन रियाल को चेंज करके क्या कर दिया, टोमन। ठीक है, ईरानियन रियाल को चेंज करके क्या कर दिया, टोमन कर दिया। और जैसे यहाँ पर बोला कि जो 10,000 ईरानियन रियाल था, उसको चेंज करके क्या बोला, ईरानियन रियाल, ईरानियन रियाल को चेंज करके क्या बोला, एक टोमन है। मतलब जो 10,000 ईरानियन रियाल है, इसको चेंज करके क्या बोला कि इसमें से 10,000 ईरानियन रियाल का एक चेंज कर दिया एक टोमन में। मतलब क्या हुआ, 4 जीरो माइनस कर देंगे, 1 2 3 4, मतलब 10 टोमन का एक पेन है, 10 टोमन का एक पेन है। इसी प्रकार ये 50 लाख रुपए लिखे हैं, 50 लाख ईरानियन रियल बराबर क्या है, 50 लाख ईरानियन रियल बराबर 1 2 3 4, मतलब 500 टोमन का ये बोर्ड होगा, 500 टोमन का ये बोर्ड मिल जाएगा। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जीरो को भी कम कर दिया और नेम चेंज कर दिया, जीरो को हमने हटा दिया और नेम चेंज कर दिया। तो ये क्या होगा, ये हुआ रीडिनोमिनेशन, रीडिनोमिनेशन। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर कोई महंगाई को एडजस्ट नहीं किया है, यहाँ पर कोई महंगाई एडजस्टमेंट नहीं है, महंगाई को संतुलन नहीं किया है, यहाँ पर महंगाई को संतुलित नहीं किया है, केवल इसका नाम चेंज किया है। महंगाई संतुलित नहीं किया है, संतुलित नहीं किया है, केवल नाम चेंज किया है। नाम चेंज कैसे, ईरानियन रियाल को ने क्या बोला कि टोमन बोल दिया बस। और ऐसा नहीं कि इनके जैसे मित्रों आज रात से 11 बजे, आज रात को 12 बजे से 1,000 रुपये 500 रुपये के नोट बंद हो जाएंगे, ऐसा नहीं बोला। ये बोला कि ये वाली मुद्रा है जो ईरानियन रियाल और टोमन, ये साथ साथ चलते रहेंगे, साथ साथ चलते रहेंगे और धीरे धीरे इसको हम बंद करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। ये क्या है, धीरे धीरे बंद होंगे और ये क्या है, ये चालू हो जाएंगे। मतलब दोनों एक साथ साथ चलेंगे, ऐसा नहीं कि ये बंद कर दिया और ये चालू कर दिया, ऐसा नहीं है। ये धीरे धीरे बंद करने की प्रक्रिया है और इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहेंगे। तो ये क्या है, हमने देखा रीडिनोमिनेशन। अब एक बात आता है बैंक मनी। जैसे हमने दो चीज़ देखी थी, कमोडिटी मनी, मेटेलिक मनी और पेपर मनी। पेपर मनी के बाद आता है क्या, बैंक मनी यानी डिपॉजिट मनी। अब बैंक मनी आखिर क्या होता है, आप इसको नोट कर लीजिए। बैंक मनी आखिर क्या होता है, आइए हम देखते हैं। जैसे बैंक मनी आखिर क्या होता है, जैसे वायसराय रिपन, वायसराय रिपन था, वायसराय रिपन। तो वायसराय रिपन ने 1881 में एक एक्ट पारित किया था, क्या, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। क्या, वायसराय रिपन ने एक एक्ट पारित किया था, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। वायसराय रिपन ने 81 में एक एक्ट पारित किया था, क्या, नेगोशिएबल
नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। इसके अनुसार क्या होता था कि जैसे अगर हमने किसी को चेक दिया, हो सकता है कि हमारे खाते में पैसे ना हो, हमने जैसे मान लो चेक में लिख दिया 1,00,000 रुपये, हमारे खाते में केवल 50,000 रुपये थे, 50,000 रुपये थे। तो हो सकता है कि हमने अगर इसको 1,00,000 रुपये का चेक दिया, हमारे खाते में केवल 50,000 रुपये थे, तो हो सकता है ये वाला चेक है जो ये बाउंस हो जाएगा, मतलब कोई काम नहीं करेगा। तो फिर इसीलिए वायसराय ने बोला था कि जालसाजी से बचने के लिए या फिर मुद्रा अपर्याप्त खाते में रहने पर ये क्या है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत हमको जुर्माना लग सकता है कि हमने जब हमारे पास पैसे नहीं है तो हमने कैसे ये जारी कर दिया। जैसे आपके पास मान लो 1,00,000 रुपये हैं और आप 10,00,000 रुपये किसी को कैसे दे सकते हैं? आप तो 1,00,000 रुपये तक ही देंगे, 10,00,000 रुपये आप कैसे दे सकते हैं? इसलिए क्या है, वायसराय ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 पारित किया था ताकि जालसाजी से बचा जा सके, जालसाजी या फिर ऐसे वाले घटना से बचा जा सके। तो हमने देखा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, इसको 2017 में संशोधन किया, ठीक है। तो हमको ये देखना है क्या वायसराय ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 पारित किया था, जिसको 2017 में इसको संशोधन किया है। तो संशोधन क्या किया है वो हम आगे देखेंगे और हमारे लिए इतना कोई ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है। अब मान लो एक बार आता है क्या, जैसे आप देख रहे होंगे चेक में 3 पार्टी होती हैं, ठीक है। चेक में 3 पार्टी होती हैं। 3 पार्टी कौन कौन सी? जैसे एक पार्टी है क्या, ड्रॉवर। चेक में 3 पार्टी होती हैं, एक होती है ड्रॉवर, एक होती है ड्रॉवी, और तीसरा होता है क्या, ड्रॉवी, और तीसरा होता है पेई, ठीक है। ड्रॉवर का मतलब क्या हुआ? ड्रॉवर का मतलब हो गया यहाँ पर एक होता है ड्रॉवर, ड्रॉवी और पेई। मतलब क्या हुआ? ड्रॉवर का मतलब हो गया सेंडर, ये ड्रॉवी मतलब हो गया जहाँ पे इसका खाता है बैंक, और तीसरा क्या है, पेई मतलब रिसिपेंट। मतलब क्या हुआ? यह हुआ ड्रॉवर मतलब हुआ जैसे जो चेक दे रहा है, यानी देने वाला जो चेक दे रहा है। तो ये क्या है, चेक में 3 पार्टी होती हैं। सबसे पहले चेक देने वाला, और उसका बैंक है, और चेक लेने वाला। तो चेक में 3 पार्टी होती हैं, सबसे पहले देने वाला, बैंक और लेने वाला। तो हमने ये देखा। अब जैसे मान लो चेक के कितने प्रकार होते हैं, आइए हम देखते हैं। जैसे चेक 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है चेक कितने प्रकार की होती है, आइए हम देखते हैं। जैसे चेक के प्रकार, ठीक है, टाइप ऑफ चेक, ठीक है। चेक के कितने प्रकार देखेंगे हम? 3 प्रकार देख रहे हैं। जैसे पहला चेक होता है स्टेल चेक, स्टेल चेक का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इसको 3 महीने के अंदर इसको चेक को इनकैश करा लो, या चेक को भंजा लो, या फिर पैसे ले आओ। मतलब 3 महीने, मैक्सिमम 3 महीने के अंदर इसको हम इनकैश करना ही पड़ेगा। मतलब 3 महीने के अंदर बैंक में जमा करके पैसे लेके आना पड़ेगा। ये क्या होता है? ये होता है स्टेल चेक, ठीक है। जैसे मान लो आपको आज चेक दिया हमने, आज हमने आपको चेक दिया। जैसे आज तारीख कितनी है? आज तारीख है मान लो 18 अगस्त 2022, ठीक है। तो इसको 3 महीने के अंदर मतलब आज के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मतलब हमको 18 नवंबर तक
18 नवंबर 2022 तक इसको चेक को इनकेश कराना पड़ेगा, नहीं तो भाई क्या है, चेक बाउंस हो जाएगा, चेक हट जाएगा। तो ये क्या देखा हमने, चेक, स्टेल चेक। फिर एक दूसरा चेक होता है, दूसरा चेक कौन सा होता है, दूसरा चेक होता है पोस्ट डेटेड चेक। क्या, पोस्ट डेटेड चेक, ठीक है। एक हमने देखा क्या, स्टेल चेक, और दूसरा देखा हमने पोस्ट डेटेड चेक। मतलब क्या है, इस चेक को किसी निश्चित तारीख के बाद ही जमा करना है, इस चेक को किसी निश्चित तारीख के बाद ही जमा करना है। मतलब क्या है, जैसे आज तारीख है मान लो 18 अगस्त, ठीक है, आज तारीख है 18 अगस्त 2022, ठीक है, आज तारीख है 18 अगस्त 2022। तो हो सकता है इसको 1 सितंबर 2022 से हम 1 सितंबर 2022 के बाद हम इसको बैंक में जमा करना पड़ेगा। मतलब उसमें डेट लिखी होगी 1 सितंबर 2022, मतलब 1 सितंबर 2022 के बाद ही हम इसको बैंक में जमा कर सकते हैं। तो क्या है, पोस्ट डेटेड चेक। हो सकता है कि सामने वाला पार्टी के पास अभी पैसे ना हो सकता है उसके पास 1 सितंबर 2022 के बाद पैसे आ जाएं। तो इसका मतलब ये है कि उसको हम किसी आज की तारीख के बाद हम इसको चेक में इनकेश करा सकते हैं, ठीक है। फिर एक बार आता है क्या, एंटी डेटेड चेक। क्या, एंटी डेटेड चेक। मतलब जैसे यहाँ पे देखा हमने पोस्ट डेटेड, मतलब कुछ समय के बाद हम इसको बैंक में जमा कर सकते हैं। ऐसे ही इसमें क्या, पहले की तारीख लिखी होती है जिसको हमको समझने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब क्या है, दो ही चीज़ समझ लो, बहुत काफ़ी है। फिर एक बार आता है क्या, जैसे ओपन या बियरर चेक। ओपन या बियरर चेक आखिर क्या होता है, जैसे ओपन चेक, जैसे एक बार आप देख रहे होंगे ओपन चेक। आखिर ओपन चेक क्या होती है, ओपन चेक का मतलब ये हुआ, ओपन चेक का मतलब यह हुआ कि कोई भी, जैसे हमने आपको चेक दिया, जैसे मान लो हमने आपको एक चेक दिया, ठीक है, ये चेक लिखा, मान लो ये है अमित, ठीक है, अमित के नाम हमने ये चेक लिया। तो हो सकता है कि अमित का भाई इसको बैंक में जाए और इसको बना सकता है, यानी इनकेश करा सकता है, तो भी इसको पैसे मिल जाएंगे। ये क्या है, ओपन चेक। मतलब इसको कोई भी इसको इनकेश करा सकता है, तो ये क्या है, ओपन चेक या फिर बियरर चेक, ठीक है। ये हमने देखा ओपन या बियरर चेक। फिर एक बार आता है क्या, IFSC कोड। आपने IFSC कोड बहुत सुना होगा, हर बैंक का एक IFSC कोड होता है। अब IFSC कोड आखिर क्या होता है, आइए हम देखते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। जैसे स्टेल चेक, पोस्ट डेटेड चेक और एंटी डेटेड चेक, ये क्या है, तीसरा टाइप, ठीक है। अब जैसे एक बार आता है क्या, IFSC कोड। IFSC कोड आखिर क्या होता है, आइए हम समझते हैं। जैसे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, IFSC कोड का फुल फॉर्म क्या है, IFSC कोड का फुल फॉर्म है यहाँ पर इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। IFSC कोड मतलब इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ठीक है। इसमें क्या है, 11 अल्फा न्यूमेरिक नंबर होते हैं। जैसे IFSC कोड, IFSC कोड, IFSC कोड, ठीक है। IFSC मतलब क्या हुआ, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ठीक है, सिस्टम कोड। इसका मतलब क्या है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड में क्या होता है, इसमें 11 अल्फा न्यूमेरिक नंबर होते हैं, अल्फा न्यूमेरिक नंबर होते हैं। अल्फा न्यूमेरिक नंबर मतलब क्या हुआ, इसमें 11 नंबर रहेंगे, जैसे SBIP 1 2 3 4 5 8 0। मतलब क्या हुआ, इसमें 11 नंबर रहेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसमें क्या है, इसमें न्यूमेरिकल भी रहेंगे, ये न्यूमेरिकल नंबर हो गए, और यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल नंबर भी होंगे। मतलब 11 अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर होते हैं। ये क्या होता है, ये होता है IFSC कोड। तो इसमें ये बनाया क्यों जाता है, जैसे हम समझते हैं, जैसे मान लो एक एरिया है दिल्ली, ठीक है। दिल्ली में आप बहुत सभी लोग जानते होंगे, एक एरिया है दिल्ली में मुखर्जी नगर, ठीक है।
दिल्ली में एक एरिया है मुखर्जी नगर, दिल्ली में एक एरिया है मान लो मुखर्जी नगर, ठीक है। हो सकता है कि मुखर्जी नगर दिल्ली में हो, और ये भी हो सकता है कि मुखर्जी नगर एक इंदौर में भी हो सकता है कि एक मुखर्जी नगर यहाँ पर जैसे दिल्ली में हो, इंदौर में हो, या फिर ये भी हो सकता है कि मुखर्जी नगर एक मुंबई में हो, ठीक है। ये भी हो सकता है कि एक मुखर्जी नगर मुंबई में हो। तो हमको पता कैसे चलेगा कि कौन सी बैंक की शाखा कहाँ पर है? मतलब है तो ये मुखर्जी नगर में, लेकिन मुखर्जी नगर कहाँ की? दिल्ली की, कि इंदौर की, या मुंबई की? कहाँ की मुखर्जी नगर? इसलिए क्या हुआ, इसलिए यहाँ पर 11 अल्फान्यूमेरिक नंबर दिए गए हैं, ताकि जिस बैंक की शाखा जहाँ पर है वहाँ इसका स्थायी पता मिल जाए। जैसे हर एरिया का पिन कोड होता है, जैसे हर एरिया का एक पिन कोड होता है, पिन कोड, जैसे हर एरिया का पिन कोड होता है, जैसे 48205025, जैसे ये क्या है, एक पिन कोड होता है। उसी प्रकार ये IFSC कोड होता है हर बैंक का, ताकि हमें पता चले कि कौन सी बैंक का शाखा कहाँ पर है। तो हमने देखा IFSC कोड। एक होता है MICR कोड, ठीक है। अब MICR कोड आखिर क्या होता है? ये होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसको आप नोट कर लीजिए, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। इसमें 11 अल्फान्यूमेरिक नंबर होते हैं। जैसे हमने देखा SBI, फिर उसके बाद कोई नंबर रहेगा, फिर 5 नंबर, जहाँ पर 4 जीरो लगा दिए, 5 और 3 नंबर लिख दिए। तो इसमें क्या कुल मिला के हमको 11 नंबर करना है, ताकि हमको ये क्यों ज़रूरी है IFSC कोड? ताकि बैंक का हमको पता चल पाए कि कौन सी बैंक की ब्रांच कहाँ पर है, ठीक है। अब एक होता है MICR कोड, ठीक है। MICR कोड आखिर क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। जैसे MICR कोड, MICR कोड, ठीक है। MICR कोड, तो MICR कोड क्या होता है? MICR कोड में 9 डिजिट होते हैं। यहाँ पे 9 डिजिट का नंबर होता है। MICR कोड का मतलब होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो इसका फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो इसमें क्या होता है? इसमें 9 डिजिट रहते हैं। किसमें? 9 डिजिट रहते हैं। इसमें मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन में 9 डिजिट रहते हैं। जो इंक रहती है वो क्या रहती है? आयरन ऑक्साइड की इंक रहती है। आयरन ऑक्साइड की यहाँ पर इंक रहती है। आयरन ऑक्साइड की यहाँ पर इंक रहती है। इसमें 9 डिजिट कोड होता है। 9 डिजिट कोड होता है, हर चेक में लिखा रहता है। जैसे मान लो कोई चेक है, तो चेक में 9 डिजिट का कोड लिखा रहेगा। जैसे मान लो कोई एक चेक है, तो यहाँ पर MICR कोड लिखा रहता है, ताकि और इसमें ये किससे लिखा रहता है? आयरन ऑक्साइड के उससे लिखा रहता है। आयरन ऑक्साइड के इंक से लिखा रहता है। आयरन ऑक्साइड की इंक से लिखा रहता है MICR कोड, ताकि स्कैन करने के बाद उसकी जो मशीन रहती है वो MICR कोड को पहचान जाए, ठीक है। तो हमने देखा IFSC कोड, फिर देखा हमने MICR कोड। MICR कोड के बाद एक होता है, हमने देखा होगा डिमांड ड्राफ्ट, यानी DD। आखिर DD आखिर क्या होता है? आइए समझते हैं। जैसे दीदी, भैया, आखिर क्या है आइए हम देखते हैं। जैसे एक आपने बड़ा देखा होगा, सब देखा होगा, डिमांड ड्राफ्ट। आखिर डिमांड ड्राफ्ट यानी DD आखिर क्या होता है? आइए हम देखते हैं। जैसे DD यानी डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है। डिमांड ड्राफ्ट, आखिर डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है? जैसे आप कॉलेज की फीस जमा करने जाते होंगे पहले के ज़माने में। आजकल तो ऑनलाइन हो जाता है। पहले के ज़माने में क्या होता था? अभी मतलब 5-6 साल पहले, उसके पहले भी ऐसा था कि आप अगर कॉलेज की फीस मान लो 10,000 रुपये है, ठीक है। कॉलेज की फीस मान लो 10,000 रुपये है, तो आपको बैंक में जाकर पैसे जमा करना पड़ेगा। इसको बैंक में गए और बैंक में जाकर हमने इसको पैसे दिए, ठीक है। बैंक में जाकर हमने पैसे दिए, और बैंक में पैसा जमा करने के बाद बैंक वाला हमको एक रिसिप्ट देगा, यानी रसीद देगा। बैंक वाला हमको एक रिसिप्ट देगा। उस रिसिप्ट को हमको कॉलेज में जमा करना पड़ेगा,
और कॉलेज वाला क्या करेगा, उस बैंक से पैसे ले लेगा, कॉलेज वाला उस बैंक से पैसे ले लेगा। मतलब क्या है, हमने बैंक में पैसे जमा करना था, हमको कॉलेज में फीस जमा करनी थी, इसलिए हमने क्या किया, इसको बैंक में गए, बैंक में जाने के बाद बैंक वाला हमको एक रिसिप्ट देगा, रिसिप्ट जमा हमने कर दी कॉलेज जमा, तो क्या हुआ, ये हो गया डिमांड ड्राफ्ट, यानी ये क्या है, डिमांड ड्राफ्ट। ये क्या है, अस्वीकृत नहीं होगा, ये क्या अस्वीकृत यानी नॉट एक्सेप्टेबल नहीं होगा, यानी अस्वीकृत। ये अस्वीकृत क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने पहले से ही पे कर दिए, यहाँ पर हमने पहले से ही पैसे पे कर दिए और कॉलेज में जमा कर दिए, तो ये क्या अस्वीकृत नहीं होगा। ठीक है, अब एक बार आता है क्या, ओवरड्राफ्ट। आखिर ओवरड्राफ्ट क्या होता है, आइए समझते हैं। जैसे एक बार आता है ओवरड्राफ्ट, जो कि आप इसको लिख लीजिए, हम इसको बता रहे हैं। ठीक है, एक बार आता है क्या, ओवरड्राफ्ट। आखिर ओवरड्राफ्ट आखिर क्या होता है, आइए हम देखते हैं। जैसे एक मिनट थोड़ा रुकिए, एक बार आता है ओवरड्राफ्ट। आखिर ओवरड्राफ्ट क्या होता है, आइए हम देखते हैं। जैसे आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जन धन योजना से कुछ लोगों के खाते खुले हैं, ठीक है। ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है, यहाँ पर ओवरड्राफ्ट का मतलब है अगर किसी के खाते में ओवरड्राफ्ट, पहले हम देखते हैं ओवरड्राफ्ट आखिर क्या है। ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है, ओवरड्राफ्ट का मतलब है कि अगर किसी के खाते में अगर पैसे नहीं है, इनसफिशिएंट बैलेंस है, तो भी वो अपने खाते से पैसे निकाल सकता है। इसे हम क्या बोलते हैं, ओवरड्राफ्ट। मतलब अगर किसी के खाते में, अगर किसी के खाते में अपर्याप्त राशि है, मतलब अपर्याप्त यानी अपर्याप्त राशि है, तो भी वो अपने बैंक से पैसे निकाल सकता है। इसे हम क्या बोलते हैं, ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना वाला कार्ड है, प्रधानमंत्री जन धन योजना, तो उसमें क्या, अगर मान लो जिसके पास प्रधानमंत्री जन धन योजना वाला खाता है, तो उससे बिना बैलेंस के 10,000 रुपये तक निकाल सकते हैं। क्या, 10,000 रुपये तक निकाल सकते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना वाला का अगर किसी के पास कार्ड है, प्रधानमंत्री जन धन योजना वाला कार्ड, तो उससे क्या है, 10,000 रुपये तक हम इसको निकाल सकते हैं। यानी प्रधानमंत्री जन धन योजना, अगर किसी के पास प्रधानमंत्री जन धन योजना वाला खाता है, तो वो व्यक्ति अपने खाते से 10,000 रुपये तक निकाल सकता है। उसके खाते में अगर पैसे नहीं हैं, तो भी वो 10,000 रुपये तक इसको निकाल सकता है, 10,000 रुपये तक पैसे निकाल सकता है, और किसी निश्चित समय के बाद उसको जमा कर देना। तो ये क्या है, ओवरड्राफ्ट। अब एक बार आप देख रहे होंगे क्या, जैसे CTS यानी चेक ट्रंकेशन सिस्टम। आखिर ये चेक ट्रंकेशन सिस्टम में आखिर क्या होता है, जैसे आप इसका नोट कर लीजिए। ओवरड्राफ्ट मतलब खाते में अपर्याप्त राशि है, तो भी हम अपने खाते से पैसे निकाल सकते हैं, तो ये क्या है, ओवरड्राफ्ट। अब जैसे एक बार आता है क्या, चेक ट्रंकेशन सिस्टम, चेक ट्रंकेशन सिस्टम यानी CTS। तो CTS किसने जारी किया, ये किया चेक ट्रंकेशन सिस्टम NPCI ने। NPCI क्या है, आखिर हम इसको आगे देखेंगे। NPCI, ठीक है, इसको हम आगे देखेंगे। जैसे NPCI का चेक ट्रंकेशन सिस्टम, NPCI का चेक ट्रंकेशन सिस्टम। अब चेक ट्रंकेशन सिस्टम क्या है, जैसे चेक ट्रंकेशन सिस्टम। आखिर चेक ट्रंकेशन सिस्टम आखिर क्या होता है, आइए हम देखते हैं। जैसे NPCI का चेक ट्रंकेशन सिस्टम आखिर एक क्या है, आइए हम समझते हैं। जैसे इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो हमने आपको चेक दिया, ठीक है, आपको हमने एक चेक दिया, हमने आपको, जैसे मान लो एक लड़का है, ठीक है, इसने किसी को चेक दिया, ठीक है, चेक दिया,
चेक देने के बाद इसकी फ़ोटो खींच के यानी स्कैन करके जो ड्रॉवी बैंक है, जो जिसके मान लो एक ड्रॉवी बैंक, हमने जैसे मान लो किसी को चेक दिया, ठीक है, चेक दिया, तो जिसको हमने चेक दिया है वो ड्रॉवी बैंक में इसको फ़ोटो भेज देगा, ड्रॉवी बैंक में इसको फ़ोटो भेज देगा, और फ़ोटो भेजने के बाद वो उसको चेक करके और पैसे दे देगा, इनकैश कर देगा। मतलब क्या है, इसमें कोई MRCA की ज़रूरत नहीं है, इसमें सीधे हमने क्या किया, चेक की फ़ोटो खींच के उसको भेजा, जिस बैंक में उसका खाता है सामने वाले व्यक्ति का, उसमें भेजा, और सामने वाला बैंक हमको पैसे दे देगा। जैसे मान लो हमने, जैसे मान लो ये है अंबानी, ठीक है, अंबानी साहब है, अंबानी साहब ने किसी को चेक दिया, अंबानी साहब ने किसी को चेक दिया, ठीक है। अब अंबानी साहब का खाता था मान लो एक्सिस बैंक में, ठीक है, अंबानी साहब का खाता था एक्सिस बैंक में, तो क्या होगा, ये क्या है, मान लो अमित है, ठीक है, अमित को ये चेक दिया, और अमित क्या करेगा, इसकी चेक की फ़ोटो खींचेगा, चेक की फ़ोटो खींचेगा, अमित चेक की फ़ोटो खींचेगा, स्कैन करेगा, और इस स्कैन करी फ़ोटो को एक्सिस बैंक को भेज देगा, एक्सिस बैंक को ये भेज देगा, और बैंक वाला क्या करेगा, इसको चेक करेगा और पैसे दे देगा, इसको पैसे दे देगा, ठीक है, यानी इनकैश कर देगा। तो ये क्या है, ये है चेक ट्रंकेशन सिस्टम, यानी CTS, चेक ट्रंकेशन सिस्टम, जो क्या है NPCI का है। अब इसमें एक और चीज़ आती है, आगे का स्टेप, पॉजिटिव पे मैकेनिज्म। आखिर पॉजिटिव पे मैकेनिज्म आखिर क्या होता है, आइए हम देखते हैं। जैसे आप इसको नोट कर लीजिए, समझ में आया। जैसे चेक ट्रंकेशन सिस्टम क्या है कि हमने फ़ोटो खींची, फ़ोटो खींचने के बाद हमने ड्रॉवी बैंक में इसको भेज दिया, ड्रॉवी बैंक क्या करेगा, उसको चेक करेगा और पैसे हमको दे देगा, ठीक है। तो ये क्या है, चेक ट्रंकेशन सिस्टम हो गया। अब इसके बाद एक बार आता है क्या, पॉजिटिव पे मैकेनिज्म। ये थोड़ा आगे का स्टेप है CTS के आगे वाला। जैसे एक होता है पॉजिटिव पे मैकेनिज्म, पॉजिटिव पे मैकेनिज्म। अब पॉजिटिव पे मैकेनिज्म आखिर क्या होता है, आइए हम देखते हैं। जैसे बहुत कठिन टॉपिक हैं। जैसे एक है पॉजिटिव पे मैकेनिज्म। पॉजिटिव पे मैकेनिज्म आखिर क्या होता है हम समझते हैं। जैसे मान लो ये अंबानी साहब हैं, ठीक है, ये अंबानी साहब हैं, ठीक है, और मान लो ये कोई लड़का है, मान लो आनंद है, ठीक है, ये आनंद एक लड़का है और ये अंबानी साहब है। अंबानी साहब ने क्या किया, आनंद को 10,000 रुपये का एक चेक दिया, ठीक है। अंबानी ने आनंद को 10,000 रुपये का एक चेक दिया। अब चेक दिया है, साथ में अंबानी साहब ने क्या किया, उनका खाता मान लो एक्सिस बैंक में है और आनंद का खाता मान लो SBI बैंक में है, ठीक है। अब अंबानी साहब क्या करेंगे, 10,000 रुपये इसको दिए, साथ में 10,000 रुपये की इसी चेक की फ़ोटो खींच के इसको एक्सिस बैंक को भेज दिया, इसके फ़ोटो एक्सिस बैंक को भेज दिया। अब ये क्या होगा, आनंद के पास 10,000 रुपये का चेक है, अभी चेक को SBI बैंक में दे देगा। किसको, SBI बैंक में, चेक SBI बैंक में जमा कर देगा। अब SBI बैंक में चेक जमा हो गई। अब क्या होगा, ये चेक SBI बैंक क्या करेगा, इस चेक की फ़ोटो ले लेगा, इसकी फ़ोटो ले लेगा, और फ़ोटो लेने के बाद इसको किसको, एक्सिस बैंक को भेज देगा। क्या, एक्सिस बैंक को ये फ़ोटो भेज देगा, मतलब फ़ोटो लेने के बाद एक्सिस बैंक को भेज देगा। अब एक्सिस बैंक के पास 2 फ़ोटो हैं, एक फ़ोटो किसकी है, जो SBI ने भेजी है, किसकी, SBI वाली है, और एक फ़ोटो किसी ने, अंबानी साहब ने भेजी है, एक फ़ोटो अंबानी साहब ने भेजी है, ये किसकी, अंबानी वाली फ़ोटो है। अगर मान लो ये वाली चेक, SBI वाली चेक, मतलब जो ये वाली चेक थी इसको SBI में जमा किया, अगर ये वाली चेक और अंबानी वाली चेक अगर सेम है, अगर दोनों इक्वल हैं, तो क्या है, ये पैसा, ये इसको पैसे भेज देगा SBI को, ऐसे ही वाला इस आनंद को पैसे दे देगा। मतलब क्या हुआ, मतलब इसको हम फिर से समझा रहे हैं। जैसे मान लो ये अंबानी है, ठीक है,
मुकेश अंबानी ने क्या किया, आनंद को एक 10,000 रुपये का चेक दिया। अब अंबानी साहब का खाता था एक्सिस बैंक में, तो क्या किया, जिसके इसको चेक दिया तुरंत ही इसकी फ़ोटो लेकर एक्सिस बैंक में जमा कर दी, एक्सिस बैंक में इसको जमा कर दी। ठीक है, अब ये थोड़ा वेट करेगा। अब जैसे ही आनंद के पास चेक आई, चेक को इसने SBI बैंक में जमा कर दिया। अब SBI बैंक क्या करेगा, इसकी फ़ोटो लेगा, SBI बैंक इसकी फ़ोटो लेगा और फ़ोटो को एक्सिस बैंक में भेज देगा। जैसे इसने एक्सिस बैंक में फ़ोटो भेजी तो इसके बाद 2 फोटो आ गई, एक ये वाली फ़ोटो और एक ये वाली फ़ोटो। इन दोनों फ़ोटो को मिलान करेगा, अगर मान लो चेक दोनों सेम है तो क्या करेगा, एक्सिस बैंक SBI को पैसे भेज देगा और SBI बैंक इसको आनंद को 10,000 रुपये दे देगा। तो हमने देखा पॉजिटिव पे मैकेनिज्म, इसमें जालसाजी का खतरा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर मान लो 10,000 रुपये के इसने 1 0 और बढ़ा दिया तो यहाँ पर क्या होगा, ये फ़ोटो अलग अलग हो जाएगी। फेस में क्या हो जाएगा, 1 लाख रुपए हो जाएंगे और यहाँ पर 10,000 रुपये लिखे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर चोरी से 10,000 की जगह 1 लाख कर दिया और यहाँ पर अलग अलग हो गया तो क्या होगा, ये एक्सिस बैंक इसको पैसे देने से मना कर देगा, इसको पैसे नहीं देगा और SBI इसको पैसे नहीं देगा। ठीक है, तो हमने देखा पॉजिटिव पे मैकेनिज्म। तो इसके पॉजिटिव पे मैकेनिज्म की एक बात और ध्यान रखनी है, जैसे 2016 में सबसे पहले भारत में 2016 में सबसे पहले ICICI बैंक ने सबसे पहले इसको यूज किया था। 2016 में सबसे पहले ICICI बैंक ने इसको सबसे पहले यूज किया था। ठीक है, ICICI बैंक ने सबसे पहले इसको 2016 में इसको यूज किया था। और फिर एक बात और ध्यान रखनी है, जैसे RBI ने 2020 में बोला, RBI ने 2020 में बोला कि 1 जनवरी 2021 से सभी बैंकों को पॉजिटिव पे मैकेनिज्म चालू करना पड़ेगा, पॉजिटिव पे मैकेनिज्म चालू करना पड़ेगा। और अगर मान लो 50,000 रुपये तक की राशि है तो मतलब ऑप्शनली है, अगर मान लो 50,000 से अधिक राशि है तो ऑप्शनली है। अगर मान लो 5 लाख रुपए से अगर ज़्यादा है, 5 लाख या फिर उससे ज़्यादा है तो ज़रूरी करना पड़ेगा। जैसे अगर मान लो 5 लाख रुपए अगर है, 5 लाख रुपए है, उससे ज़्यादा है 5 लाख या उससे ज़्यादा है तो इसको ज़रूर पॉजिटिव पे मैकेनिज्म चालू करना पड़ेगा। अगर मान लो 50,000 से ऊपर है तो ऑप्शनली है, इसको चालू करो या ना करो, लेकिन करना पड़ेगा धीरे धीरे। तो हमने देखा पॉजिटिव पे मैकेनिज्म। अब जहाँ से एक बार आता है क्या, NPCI। आपने NPCI तो कई जगह सुना होगा, जैसे इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर या डिजिटल पेमेंट। हाँ, यहाँ पर एक बार देख रहे हैं हम क्या, डिजिटल पेमेंट या फिर इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर या डिजिटल पेमेंट। आखिर इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर या डिजिटल पेमेंट आखिर क्या होता है, आइए हम देखते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर या डिजिटल पेमेंट, इसको आपने नोट कर लिया होगा। डिजिटल पेमेंट आखिर क्या होता है, आइए हम देखते हैं। जैसे डिजिटल पेमेंट आप देख रहे होंगे, आपने मोबाइल से UPI से दिन भर आजकल डिजिटल पेमेंट बहुत बढ़ गया है। जैसे जब से नोटबंदी हुई है, जब से डिजिटल पेमेंट बहुत बढ़ गया है, तो आखिर डिजिटल पेमेंट को हमको समझना पड़ेगा कि डिजिटल पेमेंट आखिर क्या होता है। ठीक है, डिजिटल पेमेंट आखिर क्या होता है, आइए हम समझते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर या डिजिटल पेमेंट, इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर या डिजिटल पेमेंट। ठीक है, डिजिटल पेमेंट आखिर ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर या डिजिटल पेमेंट आखिर ये क्या होता है, आइए समझते हैं। जैसे इसके अंतर्गत तो इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर या डिजिटल पेमेंट, तो जैसे पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट
सिस्टम एक्ट, हो सकता है स्पेलिंग थोड़ी गड़बड़ हो तो आप थोड़ी चेक कर लीजिए। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के अनुसार आरबीआई को शक्ति मिली है कि इसके बारे में, इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर या डिजिटल पेमेंट के बारे में आरबीआई कानून बनाए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर और डिजिटल पेमेंट, मतलब इससे आरबीआई को शक्ति मिली है कि वो डिजिटल पेमेंट के बारे में कोई कानून बनाए, डिजिटल पेमेंट के बारे में कानून बनाए। तो इससे क्या है, आरबीआई को शक्ति मिली है। अब जैसे आप एक बार देखते होंगे कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, आखिर कोर बैंकिंग सॉल्यूशन आखिर क्या होता है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन क्या होता है आइए हम देखते हैं। जैसे कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, तो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन आखिर क्या है, जो ये क्या है, इट इज ए बैंकिंग सॉफ्टवेयर। ये क्या है, एक बैंकिंग सॉफ्टवेयर है, बैंकिंग सॉफ्टवेयर। ये क्या है, एक बैंकिंग सॉफ्टवेयर है ताकि सेंट्रलाइज डेटा मैनेजमेंट की सुविधा हो सके। सेंट्रलाइज डेटा मैनेजमेंट या फिर केंद्रीकृत डाटा प्रबंधन, केंद्रीकृत डाटा मैनेजमेंट, डाटा प्रबंधन, यानी सेंट्रलाइज डेटा मैनेजमेंट की एक क्या है, वेब सॉफ्टवेयर है। यह क्या है, बैंकिंग सॉफ्टवेयर है जो विथ वेब प्लेटफॉर्म। ये क्या है, बैंकिंग सॉफ्टवेयर है, किसके लिए, केंद्र के डाटा मैनेजमेंट के लिए एक बैंकिंग सॉफ्टवेयर है। जैसे मान लो क्या हुआ, आप बैंक में गए, जैसे मान लो ये अम्बोज है, ठीक है, अम्बोज नाम का लड़का है। अब ये क्या है, बैंक गया, अम्बोज नाम का लड़का बैंक गया। बैंक जाने के बाद इसने क्या किया, 1,000 रुपये बैंक में जमा कर दिए। ठीक है, 1,000 रुपये बैंक में इसको जमा कर दिए। ठीक है, अब क्या होगा, हमने क्या किया, 1,000 रुपये बैंक में जमा कर दिए। जमा होने के बाद तुरंत हमने देखा किसमें, मान लो इसका खाता था एसबीआई में, एसबीआई अकाउंट उसमें बैंक में खाता था। इसने एसबीआई बैंक में गया और 1,000 रुपये इसको जमा कर दिए। जमा करने के बाद क्या होगा, तुरंत हमारे योनो ऐप में, योनो एस में या फिर एसबीआई पर्सनल में हमको तुरंत 1,000 रुपये शो करने लगेगा और हम इसको किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम किसी को दे सकते हैं या फिर ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी भी तरह से। मतलब क्या हुआ, ये एक बैंकिंग सॉफ्टवेयर है ताकि केंद्र की डाटा मैनेजमेंट हो जाए। यहाँ पर ऊपर क्या है, एक एसबीआई के सर्वर है, वेब प्लेटफॉर्म है, ताकि वो क्या है, केंद्र यहाँ पर सब तरह से देखता रहे। तो क्या है, एक बैंकिंग सॉफ्टवेयर है ताकि केंद्र की डाटा प्रबंधन हो सके। हमने 1,000 रुपये जमा किया, तुरंत हमारा योनो ऐप किया, हमने इससे क्या कर दिया, हमने इसको या फिर इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू किसी को दे सकते हैं, या फिर हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, या फिर अमेजन से कोई सामान खरीद सकते हैं, या फिर डोमिनोज से पिज़्ज़ा खरीद के खा सकते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। किससे, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन आखिर ये है। मतलब ये क्या है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, इसका फुल फॉर्म क्या है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। ठीक है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। अब एक बार आपने देखा होगा नेफ्ट या आरटीजीएस। आखिर नेफ्ट या आरटीजीएस आखिर क्या होता है, एक मिनट थोड़ा रुकिए। जैसे एक बार आपने देखा होगा नेफ्ट या आरटीजीएस, तो आखिर नेफ्ट या आरटीजीएस आखिर क्या होता है, आइए हम देखते हैं। जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो यूपीएससी में डायरेक्ट आ जाते हैं। इसमें क्या ऑप्शन बन जाते हैं, जो प्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्री या मेंस के लिए आंसर राइटिंग करना हो, कुछ भी करना हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे एक टॉपिक आता है क्या, नेफ्ट या आरटीजीएस। आखिर नेफ्ट या आरटीजीएस क्या होता है, तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। जैसे एक बार आता है नेफ्ट, नेफ्ट इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड
ट्रांसफ़र। तो आखिर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र ये क्या है? ये एनपीसीआई के द्वारा इसको एनपीसीआई को चलाता है। कौन चलाता है इसको? आरबीआई। जैसे एनपीसीआई का, सॉरी ये क्या है? आरबीआई का जैसे नेफ्ट है, आरबीआई का नेफ्ट सिस्टम है। तो नेफ्ट सिस्टम में आखिर क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। तो यहाँ पर क्या होता है? जैसे नेफ्ट में जैसे मान लो एक बैंक है एसबीआई, ठीक है। मान लो एक बैंक है एक्सिस बैंक या एचडीएफसी, सॉरी हम एक्सिस ही ले रहे हैं ताकि हमने अभी एग्जांपल दिए हैं इसलिए हमको ध्यान बना रहा है। जैसे एसबीआई बैंक है, एक्सिस बैंक है। मान लो किसी व्यक्ति का खाता है, यहाँ पर किसी व्यक्ति का खाता है एसबीआई में, और इसने क्या कर दिया? एक्सिस बैंक को पे किया कितना? 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए इसको पे कर दिया, ठीक है। और किसी का खाता है मान लो एक्सिस बैंक में, इसने इसको पे ट्रांसफ़र किया है कितना? 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए। तो ये हो सकता है कि ये 5 लाख रुपए इसको दे, फिर एक्सिस बैंक वाला 4 लाख रुपए इसको दे। तो इसमें बहुत दिक्कत है। इसमें क्या दिक्कत है कि 5 लाख रुपए यहाँ से ले जा रहा है, 4 लाख रुपए यहाँ से आ रहा है। इससे ऐसा हो सकता है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, इनका जो डिफरेंस है रुपए, 1 लाख रुपए इसको ही दे दो। मतलब इनका डिफरेंस क्या है? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए हमने इसको दे दिया एक्सिस बैंक को, बस ट्रांजैक्शन ख़त्म। और यहाँ पर क्या है? ये हर 30 मिनट के अंदर, हर 30 मिनट में ये क्या है? हर 30 मिनट में ये सेटलमेंट हो जाता है। मतलब क्या हुआ? नेफ्ट का मतलब ये है कि एक ऐसी निपटान प्रणाली है जहाँ पर पैसों का हस्तांतरण एक दूसरे के खिलाफ होता है। मतलब ये एक ऐसी निपटान प्रणाली है, एक ऐसा सेटलमेंट सिस्टम है, यानी एक ऐसी निपटान प्रणाली एक ऐसी निपटान प्रणाली जहाँ पर पैसों का हस्तांतरण, यानी ट्रांसफ़र होता है, और हर 30 मिनट में ये क्या सेटलमेंट कर दिया जाता है। हर ट्रांसफ़र होता है और हर 30 मिनट में इसका सेटलमेंट कर दिया जाता है। मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो 8 बज गए, ठीक है। 8 बजे से लेकर 8:30 तक, 8 बजे से लेकर 8:30 तक जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ है उन सबका मैनेजमेंट इन 30 मिनट में हो जाएगा। 30 मिनट के लास्ट तक इनका मैनेजमेंट हो जाएगा। 8 बजे से लेकर 8:30 तक इनका पूरा मैनेजमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि नेफ्ट में सबसे पहले क्या है? नेफ्ट में इसकी कुछ खास बात है। जैसे क्या है? इसकी क्वालिटी है, यानी विशेषताएं। इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं? जैसे इसकी विशेषताएं आखिर क्या हैं? आइए हम देखते हैं। जैसे नेफ्ट की विशेषता क्या है? सबसे पहले विशेषताएं, ठीक है। विशेषताएं इसकी क्या है? सबसे पहले मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक हम किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं नेफ्ट के द्वारा। मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक हम किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ये क्या है? कोई खुदरा व्यापारी है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, यानी ऑर्डिनरी रिटेल कस्टमर यहाँ पर जमा कर सकता है। कौन? ऑर्डिनरी रिटेल कस्टमर यहाँ पर पैसे जमा कर सकता है, ठीक है। और मतलब खुदरा व्यापारी, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर पैसे जमा कर सकता है। कोई भी कस्टमर यहाँ पर इसको पैसे को ट्रांसफ़र कर सकता है। यहाँ पर कोई भी कस्टमर पैसे ट्रांसफ़र कर सकता है। फिर यहाँ पर एक बार हमने देखा नेफ्ट, और सबसे पहले क्या है? यहाँ पर जो नेफ्ट सिस्टम है, पहले 7 बजे से लेकर, यहाँ पर जो नेफ्ट सिस्टम है 8 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक होता था ऑन वर्किंग डे,
पहले क्या होता था, ये 8 AM से लेकर 8 AM से केवल 7 PM यानी शाम 7 PM तक ही यहाँ पर ये नेफ्ट सिस्टम काम करता था। और ये केवल वर्किंग डे में, कब, ये वर्किंग डे में काम करता था। जैसे जब तक बैंक काम करेगा, जिस दिन बैंक काम करेगा उसी दिन ये काम करता था। और अगर मान लो छुट्टी हो गई बैंक की तो उस दिन काम नहीं करता था, मतलब उस दिन हम ट्रांसफ़र भी नहीं कर पाएंगे। तो ये सिस्टम था। तो क्या हुआ, इसको दिसंबर 2019 से, इसको दिसंबर 2019 से ये क्या कर दिया, RBI ने इसको 24 घंटे के लिए चालू कर दिया। 24 घंटे और हर दिन चालू कर दिया। 24 घंटे हर दिन के लिए चालू कर दिया। ये क्या है, नेफ्ट सिस्टम, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ये क्या है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। अब एक बार आता है RTGS। आखिर RTGS क्या होता है, आइए समझते हैं। जैसे एक वर्ड हमने देखा RTGS, कभी कभी देखा होगा। RTGS क्या होता है, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। मैं भी बैठी हूँ, बहुत थक गया हूँ, बहुत देर से पढ़ा रहा हूँ। हाँ, तो एक बात आता है जैसे क्या, RTGS। आखिर RTGS आखिर क्या होता है। जैसे हमने देखा हर 30 मिनट में यहाँ पर निपटारा होता है, हर 30 मिनट में निपटारा होता है। तो हम देख रहे हैं क्या, नेफ्ट के बाद हम देख रहे हैं क्या, RTGS। ये क्या, RBI के हैं दोनों, नेफ्ट और RTGS RBI के हैं। जैसे इनका फुल फॉर्म है, जैसे नेफ्ट, जैसे हमने देखा नेफ्ट, ऐसे देख रहे हैं हम क्या, RTGS। ये है नेफ्ट, ऐसे है क्या, RTGS। RTGS का मतलब क्या है, इसका फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इसका मतलब क्या है, जैसे अगर मान लो कोई बिजनेसमैन है, जैसे यहाँ पर हमने देखा मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक हम किसी को भेज सकते हैं। 10 लाख रुपए मैक्सिमम, हम 10 लाख रुपए तक ही किसी को भेज सकते हैं। यहाँ पर जो RTGS है, यहाँ पर ये बड़े बिजनेसमैन लोग के लिए है। यहाँ पर मिनिमम 2 लाख से लेकर, मिनिमम यहाँ पर 2 लाख से लेकर 2000 करोड़ तक, 2000 करोड़ तक का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। 2000 करोड़ का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर हमने नेफ्ट में देखा कि यहाँ पर 30 मिनट में सेटलमेंट होता है। क्या, हर 30 मिनट में यहाँ पर सेटलमेंट होता है। और यहाँ पर तुरंत निपटारा हो जाता है। क्या, तुरंत निपटारा हो जाता है। क्या, तुरंत निपटारा यहाँ पर होता जाता है। निपटारा यानी तुरंत सेटलमेंट हो जाता है। और यहाँ पर हर 30 मिनट में सेटलमेंट होता है। हर 30 मिनट में सेटलमेंट होता है और यहाँ पर तुरंत निपटारा हो जाता है। फिर यहाँ पर हमने देखा क्या, ये क्या है, 8 बजे से 8 AM से लेकर 5:30 PM तक ही ये काम करता था। ओनली वर्किंग डे, क्या, ओनली वर्किंग डे में ही यह काम करता था। मतलब जब तक बैंक काम करेगा जब तक ये काम करता था। और ये जो 8 बजे से लेकर केवल 7 PM तक काम करता था। ये 8 AM से लेकर 7 PM तक ही काम कर, यानी 7 बजे तक ही काम करता था। ओनली वर्किंग डे, या वर्किंग डे में ही काम करता था। ये क्या है, इसको बिजनेसमैन यूज़ करता है, इसको कोई भी कस्टमर यूज़ कर सकता है। यानी कोई भी कस्टमर इसको यूज़ कर सकता है। कोई भी व्यक्ति, हम तुम या कोई भी व्यक्ति इसको यूज़ कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पर हमने देखा क्या, इसमें दोनों में कोई चार्ज नहीं लगता। यहाँ पर पहले इनमें कोई फीस लगती थी, लेकिन अब क्या है, इसमें कोई चार्ज या फिर कोई चार्ज नहीं लगता, ठीक। यहाँ पर इसमें कोई चार्ज नहीं लगता, ठीक है। तो हमने ये देखा। अब एक और होता है क्या, NPCI का IMPS। जैसे हमने देखा, ये क्या है, RBI के हैं। RBI का RTGS है, RBI का नेफ्ट है। एक NPCI, जैसे NPCI का फुल फॉर्म क्या है,
नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या है इसका? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई का एक है आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ठीक है, आईएमपीएस। तो आईएमपीएस में क्या होता है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ठीक है, इसको हम लिख ले रहे हैं, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। तो हम इसको ध्यान रखेंगे। आरटीजीएस मतलब रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, नेफ्ट का मतलब नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, आईएमपीएस मतलब इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ठीक है। इमीडिएट पेमेंट सर्विस क्या होता है? यहाँ पर जैसे हमने देखा 10 लाख रुपए, हम किसी मैक्सिमम 10 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर एनपीसीआई का आईएमपीएस सिस्टम है, उसके द्वारा हम पहले 2 लाख रुपए हम ट्रांसफ़र कर सकते थे, 2 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर सकते थे, लेकिन आज हम अधिकतम 5 लाख रुपए तक हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पहले 2 लाख रुपए, अब हम 5 लाख रुपए तक हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर ये जो है इसको कोई भी कस्टमर यहाँ पर पैसे भेज सकता है। और यहाँ पर हमने देखा 30 मिनट में सेटलमेंट होता है नेफ्ट में। यहाँ पर क्या? तुरंत निपटारा हो जाता है। यहाँ पर क्या? तुरंत निपटारा हो जाता है, तुरंत निपटारा यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। तो हमने देखा क्या? आईएमपीएस। और ये क्या है? ये भी 24 घंटे होता है, 24/7 यहाँ पर 24 घंटे हर दिन यहाँ पर एक काम करता है। और यहाँ पर कुछ चार्ज लगता है, कोई चार्ज यहाँ पर देना पड़ सकता है, ठीक है, कुछ चार्ज यहाँ पर देना पड़ सकता है। तो हमने देखा नेफ्ट, आरटीजीएस और आईएमपीएस। आईएमपीएस मतलब क्या है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। हो सकता है इनकी स्पेलिंग थोड़ी गड़बड़ हो, हाँ यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ठीक है। अब इसमें से आप चेक कर लेंगे इमीडिएट पेमेंट सर्विस। तो इसमें क्या होता है कि इसमें मैंने पहले क्या 2 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर सकते थे, अब 5 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ये इसमें तुरंत निपटारा हो जाता है। जबकि नेफ्ट में क्या है? 30 मिनट में निपटारा होता है। और आरटीजीएस में भी तुरंत निपटारा होता है। इसको केवल बिजनेसमैन यूज करते हैं। कौन? बिजनेसमैन, व्यापारी। इसको व्यापारी यानी बिजनेसमैन ही यूज करते हैं, क्योंकि मिनिमम 2 लाख से लेकर 2 2000 करोड़ तक ट्रांसफ़र करना है। तो क्या करेंगे? आरटीजीएस यूज करेंगे। नेफ्ट में क्या है? 10 लाख रुपए तक इसको कोई भी कस्टमर यूज कर सकता है। उसको क्या है? कोई भी व्यक्ति यूज कर सकता है। कितने? 5 लाख रुपए तक ये तुरंत निपटारा हो जाता है। पहले क्या था? यहाँ पर ये 8 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक, और इसको ओनली वर्किंग डे, ये भी क्या है? वर्किंग डे में। लेकिन अब क्या है? अब दोनों मतलब तीनों अब क्या है? 24 घंटे हर दिन ये तीनों काम करते हैं। 24 घंटे हर दिन ये तीनों काम करते हैं। तो हमने क्या देखा? नेफ्ट, आरटीजीएस और आईएमपीएस। आगे की क्लास हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे आगे की बातें। तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो लाइक वैसे ठोक दीजिए बिल्कुल तरीके से। धन्यवाद।